हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एयर एजुकेशन। माई सेल्फ अलका सिंह चौहान। तो आज इस वाले लेक्चर में हम लोग IIT जैम MA 2015 के क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं लीनियर अलजेब्रा के, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें जो गिवन है वो ये है कि V बी द सेट ऑफ 2x2 मेट्राइसेस A11, A12, A21, A22 with complex entries such that A11 plus A22 is equal to 0। तो सबसे पहले हम एक बार क्या करते हैं, इस V सेट को लिख लेते हैं कि ये एक्चुअल में गिवन क्या है अपने पास, तो इसको समझने में हमें आसानी हो जाएगी। ये आपको गिवन है एक ऐसा सेट A11, A12, A21, A22 सच दैट क्या लिखा है हमारे पास A11 प्लस A22 इज इक्वल टू 0। ओके, ये अपने को गिवन है। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है, W बी दी सेट ऑफ मेट्राइसेस इन V, यानी आपको इसी V सेट से W में मेट्राइसेस रखनी है जो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, यानी A12 प्लस A21 बार इक्वल टू 0। तो आपको पूछा गया है अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, V is a vector space over C, W is a vector space over C, V is a vector space over R, W is a vector space over R। बेसिकली अपने को वेक्टर स्पेस ही चेक करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम V की बात करेंगे कि V हमारे पास ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है या ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर फॉर्म करता है। अगर आप देखो तो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, इसी को देखो आप, ये एक्चुअल में ये लिखा है A11 प्लस A22, A21 प्लस A22, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 matrices such that the trace of the matrix A is 0। Can you see this? Because A11 plus A22 that is the sum of the diagonal entries, और वो लिखा है trace A equal to 0। अब अगर कभी भी आपको किसी भी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो आप एक काम किया करो, आप इससे बड़ा एक सेट ढूंढ लो जो कि खुद में क्या हो, एक वेक्टर स्पेस हो। तो अगर आपने दिखा दिया कि वो एक वेक्टर स्पेस है और ये उसका सबसेट है, तो अगर आप ये दिखा दो कि ये सब स्पेस है, ये तो ऑटोमेटिकली ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा ना। तो इसके लिए हम सेट ऑफ ऑल 2x2 मेट्राइसेस हमें पता है फॉर्म्स अ वेक्टर स्पेस ओवर द यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इसको उसका सबसेट मान सकती हूँ। वहां से हम 2x2 का मैट्रिक्स उठा रहे हैं जो कि ट्रेस वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। मतलब अगर मैं ये दिखा दूं कि V जो है वो एक सब स्पेस है उसी वाले का, वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मेट्राइसेस का, तो ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा खुद में, बिकॉज एवरी सब स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस इन इटसेल्फ। तो मैं इसको सब स्पेस प्रूव कर दूंगी। अब सब स्पेस दिखाने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं कि हमारे पास नल मैट्रिक्स जो है वो बिलोंग करनी चाहिए। अब 2x2 का नल मैट्रिक्स तो यही होगा ना, तो यहाँ पे आपको पता है ट्रेस ऑफ नल मैट्रिक्स इज व्हाट, नथिंग बट 0, यानी नल मैट्रिक्स बिलोंग कर रहा है V में, यानी V कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी दिखानी होती है हमें कि फॉर ऑल अल्फा कॉमा बीटा जो कि फील्ड से आए, एंड फॉर ऑल A कॉमा B, कोई भी दो एलिमेंट अभी यहाँ पे मैट्रिक्स की तरह हैं वो V से आए, हमें क्या प्रूफ करना होता है, यानी हमारा क्लेम क्या होना चाहिए, अल्फा A प्लस बीटा B मैट्रिक्स कहाँ चला जाए, V में। अगर ऐसा हो गया तो V सब स्पेस हो जाएगा, मतलब V वेक्टर स्पेस बन जाएगा। अब सिंस A एंड B जो हैं वो V से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब जो A मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज A को मैंने ये ले लिया क्या, A11, A12, A21, A22, क्योंकि ये V के अंदर है तो इसका ट्रेस 0 होगा, यानी A11 प्लस A22 0 होगा। एंड B भी V के अंदर है तो B को मैंने क्या मान लिया, B11, B12, B21, B22। अब क्योंकि ये सेट B के अंदर है, V के अंदर, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन होल्ड करेगी, इसका भी ट्रेस क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ऐसे अगर आपको मैथमेटिकली इतना नहीं लिखना है तो आप सिंपली ये लिख सकते हो, सिंस A कॉमा B बिलोंग्स टू वे, सिंस A कॉमा B बिलोंग्स टू V implies trace of A is equal to trace of B is equal to 0। उनका ट्रेस क्या होगा, 0 होगा, यानी ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ B। आप ऐसे लिखो तो आसान रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं आपको लिखना पड़ेगा। अब अगर ये हमारे पास अल्फा A प्लस बीटा B V में कब जाएगा, जब उसका ट्रेस क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब अल्फा A प्लस बीटा B लगा दिया। अब आपको पता है ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, आपने पढ़ा होगा क्या कि ट्रेस ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ P प्लस ट्रेस ऑफ Q। आप सबने ये पढ़ा होगा लीनियर अलजेब्रा में, मैट्रिक्स थ्योरी में ये रिजल्ट। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया इसको, ट्रेस ऑफ अल्फा A प्लस ट्रेस ऑफ बीटा B। अब आपने एक और रिजल्ट पढ़ा होगा, अल्फा मेरे पास कोई भी स्केलर हो,
कोई भी स्केलर हो ये ऑलवेज इस रिजल्ट को होल्ड करता है। आप देख भी सकते हो मैट्रिक्स के डायगोनल में अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उनको ऐड करोगे तो अल्फा टाइम्स ट्रेस बी आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा टाइम्स ट्रेस ऑफ ए प्लस बीटा टाइम्स ट्रेस ऑफ बी, राइट। ऐसा हमने लिख दिया। अब ट्रेस ए और ट्रेस बी तो क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास, कहाँ से आ रहे हैं वो वी से आ रहे हैं, तो ये जीरो हो गया। अब देखो आप, ये मैंने सिर्फ फील्ड माना है। अब ये फील्ड चाहे रियल नंबर की हो या चाहे ये कॉम्प्लेक्स नंबर की हो, कोई भी हो, अल्फा के लिए ट्रेस अल्फा ए ऑलवेज अल्फा टाइम्स ट्रेस ए होता है। तो ये ऑलवेज होल्ड करेगा चाहे अल्फा आर से आए या सी से आए। यानी कि चाहे फील्ड रियल नंबर की हो या कॉम्प्लेक्स नंबर की हो, नल मैट्रिक्स वी में है ही, अल्फा ए प्लस बीटा बी वी में जाएगा फॉर एवरी स्केलर अल्फा बीटा इन फील्ड एफ एंड फॉर एवरी ए एंड बी मैट्रिक्स इन वी। यानी हमारे पास अभी दो ऑप्शन पे तो हम क्लैरिटी पा चुके हैं कि V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C एंड V इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R। अब हमें जो काम करना है वो सिर्फ और सिर्फ W पे करना है, ठीक है। तो W सेट को देख लेते हैं हम लोग कि W हमारे पास क्या है। बोला है कि W के अंदर वो मैट्रिक्स आ रही है कहाँ से, V से। V से आ रही, इसका क्या मतलब है कि A11 प्लस A22 तो जीरो हो ही रहा होगा, यानी ट्रेस जीरो हो रहा होगा। और दूसरा एक कंडीशन और दी है अपने को क्वेश्चन में, क्या, A12 प्लस A21 का बार जीरो होना चाहिए, ठीक। यानी A12 प्लस A21 का बार जीरो होना चाहिए। बस ये अपने को देखना है दो मैट्रिक्स के लिए। तो वापस से मैं इसके लिए वेक्टर स्पेस कंसीडर कर रही हूँ 2x2 मैट्रिसेस का अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और मैं प्रूफ कर दूंगी ये उसका सब स्पेस है तो ये खुद में एक वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखोगे तो नल मैट्रिक्स तो बिलोंग करेगी ही, क्योंकि उसमें आप A11 प्लस A22 निकालोगे डायगोनल एंट्री जीरो आएगा। A12 और A21 का बार भी जीरो होगा, वो सम भी जीरो आ रहा है, मतलब नल मैट्रिक्स तो W में है और W कैसा है हमारे पास, नॉन एम्प्टी है, ठीक। अब मुझे दिखाना है कि फॉर एवरी अल्फा बीटा इन फील्ड F एंड फॉर एवरी A कॉमा B मैट्रिक्स विच बिलोंग्स टू W क्या हो मेरे पास। अब यहाँ पे आप ये, क्योंकि आपने ये कंडीशन लिख दी है तो आप ये V हटा सकते हो। अगर आप सिर्फ ऐसा लिखते A बिलोंगिंग टू V तो सिर्फ आप ऐसा लिख देते A12 प्लस A21 का बार इक्वल टू जीरो, है ना। क्यों ऐसा लिखना पड़ता। अब क्योंकि ये V से आ रहा है तो ये कंडीशन ये रख रहा है। अब क्या करना है मुझे, इन कंडीशंस को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी हम देख ही चुके हैं कि A और B, कोई भी A और B मैट्रिक्स आप चूज करोगे उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अभी हम V में देख कर आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बस ये वाली चेक करनी है, यानी मुझे क्या देखना है, देखते हैं अभी। सबसे पहले आपने अगर A मैट्रिक्स को ये ले लिया, क्या, A11 A12 B1 B21 सॉरी A12 कंसीडर करते हैं ताकि एक ही वेरिएबल रहे तो आसानी होगी समझने में। दिस इज A21 A22, ठीक है। अब क्योंकि A मैट्रिक्स W के अंदर है, सिंस A कॉमा B बिलोंग्स टू W, इसका क्या मतलब होगा, A11 प्लस A22 जीरो हो रहा होगा एंड A12 प्लस A21 का बार जीरो हो रहा होगा, राइट। फिर B मैट्रिक्स भी बिलोंग कर रही है W में, यानी B11 B12 B21 B22, तो सेम चीज B के लिए होल्ड हो रही होगी मैट्रिक्स के लिए, यानी B11 प्लस B22 इक्वल टू जीरो एंड B12 प्लस B21 का बार इक्वल टू जीरो, ठीक है। यही अपने को W सेट दिया था। अब हमने क्या किया, अब अल्फा ए प्लस बीटा बी के लिए, अब अगर अल्फा ए प्लस बीटा बी मैट्रिक्स आप देखोगे तो वो आपके पास यही बनेगी ना, अल्फा A11 अल्फा प्लस लगा दो, इकट्ठे ऐड करके लग देते हैं, है ना, आसान हो जाएगा, ठीक है। अल्फा A11 प्लस बीटा B11, ठीक है। अल्फा A12 प्लस बीटा B12, फिर अल्फा A21 प्लस बीटा A21, देन अल्फा दिस इज B21, देन दिस इज अल्फा 22 प्लस बीटा B22, राइट। अब ये मैट्रिक्स मैं चाहती हूँ कहाँ चली जाए, W में, तो उसके लिए उसको इन कंडीशंस को होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं पहले डायगोनल का सम निकाल ले रही हूँ, बीटा B11 प्लस अल्फा A22 प्लस बीटा B22। अब आप देखो अल्फा के साथ A11 प्लस A22 कर सकते हो और बीटा के साथ आप क्या कर सकते हो, B11 प्लस B22। और आपको पता है सिंस A मैट्रिक्स बिलोंग कर रही है तो ये जीरो है और B भी बिलोंग कर रहा है W में तो ये जीरो है, तो ये अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो यानी जीरो आ गया, यानी एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई, सम ऑफ डायगोनल एंट्री जीरो। दूसरा अपने को ये चेक करना है कि एंटी डायगोनल पे जो एंट्रीज है वो ये रिलेशन होल्ड करें, यानी A12 पोजीशन पे जो एंट्री है ये रही अल्फा 12 प्लस बीटा B12,
ठीक, प्लस जो 2 1 पोजीशन पे एंट्री है उसका बार आपको देखना है, A21 प्लस बीटा B21 का बार। अब बार में आपको पता है ये बार ब्रेक हो जाएगा, तो दिस इज अल्फा A12 प्लस अल्फा बार A21 बार प्लस दिस इज बीटा B12 प्लस बीटा बार B12 का बार। नाउ यू नीड टू ऑब्जर्व वन थिंग, अगर मेरे पास फील्ड जो है वो रियल नंबर की है, राइट, तो अल्फा बार अल्फा के बराबर होगा, बीटा बार बीटा के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके ही बराबर होता है। ऐसा हो गया तो फिर ये एक्सप्रेशन जो है मेरे पास, ये एक्सप्रेशन आप देखो क्या बन जाएगा, अल्फा A12 प्लस A21 का बार। ऐसे ही बीटा के साथ क्या बन जाएगा, ये B12 प्लस B21 का बार। और क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, अल्टीमेटली ये सम जीरो आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन होल्ड हो गई एंटी डायगोनल के लिए, तो अल्फा ए प्लस बीटा भी कहाँ चला जाएगा, डब्ल्यू में चला जाएगा। लेकिन अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो अल्फा बार अल्फा के बराबर नहीं होगा, बीटा बार बीटा के बराबर नहीं होगा, तो फिर आप इनको कंबाइन नहीं कर पाओगी, अलग अलग ही रहेंगे, तो सम जीरो नहीं आएगा। तो मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों कंडीशन अल्फा ए प्लस बीटा बी मैट्रिक्स के लिए तभी सेटिस्फाई हो रही है जब फील्ड किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की नहीं है, रियल की है, तभी हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ, W, यानी कि W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R, और B जो है वो गलत हो गया, फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर पे नहीं होगा क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो MSQ टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा गया था, 2 मार्क्स में था। तो आई होप अभी सबको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया है देन यू कैन डू लेट मी नो। अब क्योंकि ये सब स्पेस बन गया तो ऑटोमेटिकली ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो कहा गया है वो बोला है एक सेट गिवन है हमें, x माइनस 1 0 मेट्राइसिस का सेट दिया है, 3 मेट्राइसिस बैठी है अंदर, और बोला है ये लीनियरली डिपेंडेंट है इन द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 2x2 मेट्राइसिस विद रियल एंट्रीज। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। यानी क्या है, एक वेक्टर स्पेस है 2x2 मेट्राइसिस का, ठीक है, और फिर क्या बोला है आपको उसका एक सबसेट दे दिया है, यानी उसमें से 3 एलिमेंट डाल दिए, 3 मैट्रिक्स डाल दिए और बोला है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, तो x की वैल्यू बताओ। अब जिन्होंने LILD पढ़ा होगा, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो उन्होंने वहां पे एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अ सेट इज सेड टू बी, या अ सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट और एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इनसाइड द सेट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। यानी अगर आप कम से कम एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हो तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है अपने पास, ठीक है। तो हम उसी थ्योरम का यूज करेंगे। अब मुझे ये फर्स्ट और ये जो लास्ट वाली मैट्रिक्स है ना, मतलब इस क्वेश्चन में बहुत कुछ करना नहीं था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, और यही कॉन्सेप्ट यूज होना था कि अगर LD है तो कम से कम एक वेक्टर तो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा रहा है। यहाँ मैंने देखा कि ये जो पहली मैट्रिक्स, सपोज मैंने इसको A बोल दिया, इसको B और इसको C, तो A मैट्रिक्स जो मेरे पास गिवन है उसमें अगर मैं x की वैल्यू को -1 ले लेती हूँ, ठीक, तो -1, दिस इज -1, दिस इज -1 एंड दिस इज 0, ठीक है, ऐसा गिवन है मुझे। x की वैल्यू को मैंने -1 लिया, यहाँ पे एक और माइनस आएगा, ठीक, तो ये क्या बन गया, -1 1 -1 0। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, क्या ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ -1 टाइम्स C मैट्रिक्स, चेक करो आप, C, ये A मैट्रिक्स है एंड ये -1 टाइम्स C मैट्रिक्स लिखा जा रहा है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 0 इंटू बी प्लस -1 टाइम C, यानी एक मैट्रिक्स A जो है वो दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख गई, मतलब ये सेट LD बन गया। तो वो कौन सी x की वैल्यू है जिसके लिए सेटिस्फाई होगा, वो है -1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ ऑब्जर्वेशन था, और ये एक थ्योरम यूज करनी थी कि सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एटलीस्ट वन वेक्टर कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स। तो मैंने इसको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा और दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री 0 थी, यहाँ पे भी 0 थी, और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का फर्क है, तो x को मैंने -1 रख के देख लिया। सपोज आपने 1 रखा होता, नहीं होता, फिर आप चेंज कर लेते। या फिर एक और तरीका है जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कि आपको पता है कि आप C1A प्लस C2B प्लस C2C इज इक्वल टू 0 कर लेते, तो ये आपके पास LD आ रहा है, तो वहां से आप कॉन्सेप्ट लगा लेते कि, आई होप समझ गए होगे ना, कि एटलीस्ट वन ऑफ द स्केलर शुड बी नॉन जीरो, तो वो लॉजिक लगा के आप निकाल सकते थे। बट आई थिंक सबसे सिंपल, अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है और क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, तो ये कुछ चीजें आप यूज कर सकते हो।
ठीक है, आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ने क्या बोला है देखते हैं। M2R be the vector space of 2x2 रियल मैट्रिसेस, ठीक है, यानी M2R के अंदर 2x2 के मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्रीज रियल नंबर्स हैं, और V जो है वो सब स्पेस है इसी वेक्टर स्पेस का, जो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है देख लेते हैं। V में A मैट्रिक्स जो है वो कहाँ से आ रही है, M2R से, यानी 2x2 की है, सच दैट क्या हो रहा है, A 0 2 3 1 इज इक्वल टू 0 2 3 1 एंड दिस इज A मैट्रिक्स। आई होप यही लिखा होगा 0 2 3 1। हाँ, तो आपको डायमेंशन ऑफ V पूछा है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ V का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स आप निकाल लो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स अगर आपने निकाल लिए तो अल्टीमेटली आप V की डायमेंशन तक पहुंच जाओगे। तो मैंने क्या किया, मैंने A मैट्रिक्स को लेट कर लिया कि ये ऐसी है, ठीक है, ये लिखी हुई है। तो अब इनमें से जितने फ्री वेरिएबल हो जाएंगे वही V की डायमेंशन हो जाएगी, ठीक, क्योंकि उन्हीं फ्री वेरिएबल की हेल्प से आप वैल्यू देते जाओगे तो बेसिस तक पहुंच जाओगे ना। अब ये जो कंडीशन दी है इसमें रख दो आप, तो ये क्या है, ए बी, दिस इज सी डी, देन यू हैव 0 2 3 1। आई मीन जिन्होंने पढ़ा होगा एल मुझसे या कहीं और से, तो उनको पता होगा कि डायमेंशन हम फ्री वेरिएबल की हेल्प से बहुत इजीली निकाल लेते हैं, और वो एक तरीका है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, यहाँ क्या मिलेगा आपको 3b, देन हियर यू विल गेट 2a प्लस b, देन हियर यू विल गेट 3d एंड देन 2c प्लस d। और यहाँ आपको क्या मिल रहा है, हियर यू गेट 2c, देन यू गेट हियर 2d, हियर यू आर गेटिंग 3a प्लस c एंड 3b प्लस d। कंपेयर करो, क्योंकि टू मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर है, राइट। तो 3b जो है वो 2c के बराबर आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू 2c। तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व वन थिंग, b जो है वो c के टर्म्स में लिखा जा रहा है, यानी b जो है वो पूरी तरीके से सी पे डिपेंड कर रहा है। तो बी तो इन कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो गया, अपने को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ढूंढने, फ्री वेरिएबल्स ढूंढने। दूसरी इक्वेशन को आप कलेक्ट करो और देखो क्या हो रहा है, इस वाली को क्या हुआ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2d। अब आपको पता है, आपने b तो ऑलरेडी निकाल रखा है इन टर्म्स ऑफ c, वो रख दो आप यहाँ पे, तो आपको a की वैल्यू क्या मिल गई, d माइनस का c/3। चेक करो आप, ये मिल गया आपको, a इज इक्वल टू डी माइनस c/3, ठीक है। अब नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट अगर आप इनको कंपेयर करते हो, ठीक, तो आप उसी इक्वेशन पे दोबारा से पहुंच जाओगे। 3d इज इक्वल टू 3a प्लस c करोगे, देन यू विल कम बैक टू अगेन दीज काइंड ऑफ सेम इक्वेशंस। 2c प्लस डी इज इक्वल टू 3b प्लस डी करोगे, सेम ही जगह पहुंच जाओगे। यानी v के अंदर आपने कौन से एलिमेंट्स को डाला, ये रखा था, ठीक है, सेट। तो v के अंदर आपके पास मैट्रिक्स कौन सी आई, देखो a की जगह पे आपने क्या लिख दिया, d माइनस c/3, b की जगह पे क्या लिख दिया, 2c/3, c और d, सच दैट c कॉमा d बिलोंग्स टू r। यानी पूरा जो सेट है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, दो ही फ्री वेरिएबल है c और d। तो डायमेंशन ऑफ v कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई कि नहीं आ गई, चेक कर लो आप लोग। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन चेक इट आउट डेफिनेटली, ठीक है। दैट्स हाउ वी कैलकुलेटेड, यानी ए और जो बी है वो पूरी तरीके से सी और डी पे डिपेंड कर रहे हैं, वो फ्री नहीं है। तो दैट इज वाई जो फ्री वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं वो हैं सी और डी, और आपने निकाल दिया। आप उल्टा भी कर सकते हो, आप सपोज सी को बी के टर्म में निकाल लो, ठीक है, ऐसे ही आप डी को ए और बी के टर्म्स में निकाल लो, वैसा भी कर सकते हो। बट आएंगे दो ही फ्री वेरिएबल, दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसलिए जो डायमेंशन हमारे पास वी की आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक। तो हमारे पास ये NAT टाइप में आया था, 2 मार्क्स में क्वेश्चन, बस आपको फ्री वेरिएबल्स डायमेंशन निकालनी थी और आ जाता। अब आप देखो डायमेंशन 2 आ भी क्यों रही है, ये भी समझ लो, क्योंकि अब अगर मैं इसकी बेसिस निकालूंगी तो मैं एक बार c को 1 रखूंगी, d को 0 रखूंगी, तो मुझे एक मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है, क्या -1/3 2/3 एंड हियर यू गॉट 1 0। फिर मैं क्या करूंगी, c को 0 रखूंगी, d को 1 रखूंगी, ठीक है, तो 1, दिस इज 0 0 1। आप देखो ये दोनों LI हैं और यही एक्चुअल में बेसिस बन चुके हैं v की। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इनसाइड द बेसिस इज एक्चुअल द डायमेंशन ऑफ v, और ये इससे स्पैन भी हो रहा है पूरा पूरा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने निकाल दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे पास ये है, क्या बोला है आपको देखते हैं। आपको बोला है B1 और B2 दो ऑर्डर्ड बेसिस हैं किसके, R2 के। पहले मैं B1 लिख लेती हूँ यहाँ पे, B1 क्या है, दिस इज 1, 2 एंड देन यू गॉट 2 - 1, ओके।
एंड B2 आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस दे रखी है R2 की 1001, ऑर्डर्ड हैं दोनों, ठीक है। फिर बोला है T R2 से R2 पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, T B1 से B2 द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2, ठीक है। यानी कि आपको T B1 B2 ऐसा लिखा हुआ है, जिसका नोटेशन हम ऐसे भी पढ़ लेते हैं B1 से B2, और ये मैट्रिक्स आपको क्या गिवन है, ये गिवन है 4 3 2 -4, 4 3 दिस इज 2 -4, एंड नाउ यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट T ऑफ 5 5 T ऑफ 5 5 के बारे में पूछा गया है। अब देखो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल था अगर आपको कुछ रिजल्ट्स पता हो तो। जिन बच्चों ने लीनियर अलजेब्रा में स्पेशली मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में कुछ पढ़ रखे हैं रिजल्ट्स, तो ये प्रॉब्लम मतलब विद इन 45 सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे देखते हैं, अब जिन्होंने पढ़ रखा है उनको पता होगा। एक रिजल्ट है हमारे पास कि अगर मेरे पास T जो है वो V2V एक लीनियर ऑपरेटर है, B1 और B2 दो बेसिस हैं, और T मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू B1 एंड B2, तो फॉर ऑल V विच बिलोंग्स टू V देयर इज अ रिजल्ट कि T का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू B1 टू B2, और यहाँ पे अगर आप कोई भी V वेक्टर लेते हो तो इस तरीके का रिजल्ट जो है आपके पास वो होल्ड होता है। एंड जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है कि हम टॉप वालों को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे B2 रखेंगे। इसी रिजल्ट को यूज करके ये प्रॉब्लम विद इन सेकेंड्स सॉल्व हो जा रहा था। जिनको नहीं पता आप इस रिजल्ट को याद कर सकते हो। B1 B2 जो है वो हमारे पास बेसिस है किसका, V का, ठीक है। ये करना है अपने को। अब मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, T ऑफ 5 5 की, तो मैं एक रिजल्ट लगा रही हूँ, क्या, T ऑफ 5 5 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं, V का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B1, T ऑफ V का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B2, ये रही B1 से B2 की मैट्रिक्स, और यहाँ क्या बन जाएगा, 5 5 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज B2, यहाँ पे B1, ठीक है। अब ये मुझे निकालना है 5 5 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B1, मतलब मुझे क्या करना है, 5 5 को लिखना है C1 टाइम्स जो आपके पास B1 मैट्रिक्स बेसिस गिवन है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, 2 - 1, और फिर 5 5 का कोऑर्डिनेट वेक्टर हम सबको पता है क्या हो जाएगा, ये जो मेरे पास C1 C2 आ रहे हैं, राइट, C1 C2 बन जाएगा कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक। इसको निकाल लेते हैं हम लोग। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे देखना जरा, ओके ठीक है, लिखते हैं, निकाल लेते हैं ये हम लोग। तो इसको आप चाहो तो एज अ सिस्टम भी सॉल्व कर सकते हो, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी इवैल्यूएट कर सकते हो, यानी दिस इज 1 2 2 -1 एंड 5 5, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाओगे, दिस इज 1 2 5, देन यू गॉट 0 एंड हियर यू गॉट -5 एंड अगेन हियर यू गॉट व्हाट, -5, ठीक है। तो जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे तो -5 C2 इज इक्वल टू -5, यानी C2 का वैल्यू 1 आ गया, और जब यहाँ पे रखोगे आप तो आपको C1 की वैल्यू क्या मिल रही है, देखो 3 मिल रही है। तो 5 5 का कोऑर्डिनेट वेक्टर आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, 1 3 कोऑर्डिनेट वेक्टर आ गया। अब आप यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, देखो यहाँ पे जब आपने सब्सटीट्यूट किया, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे T ऑफ 5 5 का कोऑर्डिनेट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू B2, तो मैट्रिक्स लिखो आपके पास क्या है, 4 3 2 -4, और यहाँ क्या लिखा है हमारे पास, दिस इज 3 1, ठीक। इवेल्युएट करो कितना आ रहा है, 12 + 3 15, here you got 6 - 4 2, ये आ गया। अब आपको पता है क्योंकि B2 एक स्टैंडर्ड बेसिस है, तो T ऑफ 5 5 का अगर आप निकालोगे ये कोऑर्डिनेट वेक्टर, यानी 15 टाइम्स क्या लिखा है, 1 0 प्लस 2 टाइम्स क्या लिखा है, 0 1, तभी तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर बना। उल्टा जाके देखो आप, समझ आ जाएगा आपको, ये स्केलर्स हैं तभी तो ये कोऑर्डिनेट वेक्टर बना, यानी T ऑफ 5 5 क्या आ गया, 15, 2 आ गया कि नहीं आ गया, देखो आप। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, डी वाला ठीक है, नहीं। तो 2 मार्क्स में आया था आपके पास MCQ टाइप क्वेश्चन, बहुत आसान था, बस एक रिजल्ट को यूज करना था जो आपके सामने मैंने ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आप ऐसे ही कुछ और रिजल्ट्स मैंने बताए हुए हैं उनको याद कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। नहीं तो फिर आपको पूरी थ्योरी लगानी पड़ेगी। थ्योरी फिर आपको पता है कि ये इमेज लिखी हुई है T ऑफ V1 की, ये इमेज लिखी है T ऑफ V2 की, पूरा जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है मैंने वो होगा, ठीक। तो दैट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, तो आप उससे बचने के लिए ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक। आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्या गिवन है अपने को P2R be the vector space
ऑफ पॉलिनोमियल्स इन x ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2 विद रियल कोफिशिएंट। ठीक है, P2x हमें पता है, सेट ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। M2R 2x2 की रियल मैट्रिसेस का सेट है। तो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है हमारे पास। क्या डिफाइन किया गया देखते हैं। आपको बोला है T है फ्रॉम P2R से M2R पे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। एंड फिर क्या बोला है हमें कि इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। कैसे? T of f is equals to, here you got f of 0 minus f of 2, 0 0 and then here you got f of 1। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब देख लेते हैं सीधे सीधे ऑप्शंस में कि पूछा क्या क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे। बोला है t is 1 1 but not on 2, t is on 2 but not 1 1। मतलब क्या पता करना है? 1 1 on 2 नेचर पता करना है। फिर नल स्पेस पूछा है, किससे स्पैन हो रहा है। रेंज स्पेस पूछा है, किससे स्पैन हो रहा है। सेक्शन ए का प्रॉब्लम है 2 मार्क्स में, देखते हैं। अब सबको पता है कि अगर मुझे 1 1 पता करना है तो आप सबको पता है t is 1 1 इफ एंड ओनली इफ क्या हो, नल स्पेस जो है वो सिंगलटन जीरो वेक्टर आ जाए, या फिर जो नलिटी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। t हमारे पास ऑन टू कब होता है? जब हमारे पास रैंक ऑफ t जो है, यानी जो डायमेंशन है हमारे पास किसकी, रेंज स्पेस की, वो पूरी पूरी किसके बराबर आ जाए, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन की, है ना। ये हमारे पास 1 1 और ऑन टू चेक करने का तरीका है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे। अब क्योंकि इसकी डायमेंशन कितनी है, P2R की 3 है, तो ये भी फाइनाइट डायमेंशनल है। इसकी डायमेंशन कितनी है हमारे पास, 4 है, तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे काम कर रहे हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है हमारे पास, कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें। ठीक, तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है आप सबको पता है, प्रॉपर्टीज किसी भी बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालोगे, जो मैट्राइसेस फॉर्म होती है वो सिमिलर होती है। तो चाहे रैंक हो, नलिटी हो, आइगन वैल्यू हो, सब कुछ सेम होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे आसान बेसिस जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालें। ठीक, तो जब मेरे पास जो p ऑफ सपो f ऑफ x जो है वो 1 होगा, तो मैं t ऑफ f निकाल रही हूँ, यानी कि t ऑफ 1। तो f ऑफ 0 भी 1 आएगा, f ऑफ 2 भी 1 ही आएगा। ऐसा बन गया, यानी मैट्रिक्स क्या बन गई मेरे पास, 0 0 1। अब स्टैंडर्ड बेसिस M2R की सबको पता होगा। अगर मैं इसको उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, क्या बोला मैंने कि अगर आप क्योंकि आपको M2R की बेसिस के रिस्पेक्ट में इसकी इमेज को लिखना है स्टैंडर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिस होता है वो हमारे पास ऐसा कुछ होता है। ठीक, प्लस 0 टाइम्स 0 1 0 0 प्लस 0 टाइम्स 0 0 1 0 एंड हियर यू विल गेट 1 टाइम्स 0 0 0 1। ठीक है, मैं इसको नाम दे रही हूँ M1, इसको दे रही हूँ M2, इसको दे रही हूँ M3 एंड इसको M4। आगे हम यही लिखेंगे। ये आपको पता है M1 M2 M3 M4 जो है वो स्टैंडर्ड बेसिस है M2R का। ठीक, अब जब f ऑफ x जो है वो मेरे पास x के बराबर है, तो मैं t ऑफ x निकालूंगी। तो आप देखो, f ऑफ 0 0 होगा और f ऑफ 2 क्या होगा मेरे पास, 2 होगा, तो 0 माइनस टू बन जाएगा, एंड f ऑफ 1 1 ही आ रहा है। इसकी डेफिनेशन देखनी है अपने को, है ना। अब इसको मैं माइनस 2 टाइम्स M1 प्लस 0 टाइम्स M2 प्लस 0 टाइम्स M3 एंड प्लस 1 टाइम्स M4 लिख सकती हूँ। अब तीसरा बेसिस वेक्टर उठाया एक्स स्क्वायर, तो मैं t ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रही हूँ। f ऑफ 0 0 होगा, f ऑफ 2 4 आएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर, तो ये माइनस 4 बन गया कि नहीं, और f ऑफ 1 1 आ गया। ठीक, इसको मैं क्या लिखूंगी, माइनस 4 M1 प्लस 0 M2 प्लस 0 M3 और 1 टाइम्स M4। अब ये बनने के बाद आप सबको पता है कि हम क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे। तो ये जो भी कोफिशिएंट्स हैं इनको हम कॉलम्स में लिख देते हैं, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा, यहाँ पे 0 0 0 1 पहला कॉलम आ जाएगा, 0 0 0 1। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 0 0 1 लिख लेते हैं, माइनस 2 0 0 1। और लास्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, लास्ट वाला है माइनस 4 0 0 1, माइनस 4 0 0 1। अब एक चीज तो बहुत क्लियर है अपने को, ठीक, क्या कि आप देखो रैंक ऑफ, अब क्योंकि जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वही इस लीनियर ऑपरेटर टी की रैंक होगी। ठीक, जो भी अपने को क्वेश्चन में ये गिवन है P2R से M2R। तो क्या हुआ, हमारे पास रैंक ऑफ टी कितना आ गया,
इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है, वो भी 2 आ गया। ठीक, टी लिखा था हमारे पास कहाँ से कहाँ, P2R से M2R तक। ठीक, अब यहीं से कुछ इंफॉर्मेशन देखते जाओ आप। यहीं से आप नलिटी ऑफ टी निकाल सकते हो। नलिटी ऑफ टी कैसे निकालोगे, रैंक नलिटी थ्योरम यूज करोगे कि नहीं। नलिटी ऑफ टी प्लस रैंक ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अब वी यहाँ पे कौन है, P2R। ठीक है, वो लिख दिया हमने। ठीक, तो अपने पास नलिटी आ जाएगा। P2R की डायमेंशन 3 है, रैंक 2 वाली 1 आ गई। अब हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो क्या अभी मैंने बताया कि T इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ नलिटी इज 0। नलिटी तो 0 नहीं आई ना, मतलब T इज नॉट 1 1। ठीक, आपके पास जो कोडोमेन है उसकी डायमेंशन कितनी है, 4, और आपके पास रैंक ऑफ टी यानी रेंज स्पेस की डायमेंशन कितनी आ रही है आपके पास, 2, मतलब टी ऑन टू भी नहीं है, टी इज नॉट ऑन टू। तो देखो एटलीस्ट हमने कुछ ऑप्शन तो डिस्कार्ड कर लिए, ए और बी चला गया, क्योंकि ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। ठीक, अब एक चीज देखो, आप लोगों ने एक पढ़ी होगी थ्योरम कि अगर मेरे पास v1 v2 vn अप टू vn वेक्टर्स जो हैं वो अगर li हैं, ठीक है, तो मेरे पास वो अगर स्पैन कर रहे हैं, सपोज v1 v2 v3 vn वेक्टर्स जो हैं वो स्पैन कर रहे हैं डोमेन को, तो उनका जो इमेज सेट होता है वो रेंज स्पेस को स्पैन करता है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने जो बेसिस चूज करी थी 1x x स्क्वायर, ये जो है वो P2R को स्पैन कर रहे हैं। तो ये जो T ऑफ 1 होगा, T ऑफ x होगा, T ऑफ x स्क्वायर होगा, ये रेंज स्पेस को स्पैन करेगा। अब उसमें से अगर मैं li वेक्टर्स ढूंढ लूं, उसमें से अगर मैं li वेक्टर्स ढूंढ लूं तो बेसिस मिल जाएगी रेंज स्पेस की। तो एक्चुअल में ये इमेज ही तो है TV1 TV2 TVN, जहाँ पे V1 V2 VN V1 V2 V3 है, यहाँ पे 1x x स्क्वायर, तो इनमें से आपको li दिख रहे हैं ना, ये 2 li है। ठीक, तो रेंज स्पेस इन्हीं से तो स्पैन होगा, देखो आप सामने आपके लिखा हुआ है। ठीक, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। और अब एक बात यहाँ पे ये आएगी, क्योंकि हमारे पास नलिटी जो है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब जो नल स्पेस है वो स्पैन होगा एक वेक्टर से, तो इसलिए हम ये ऑप्शन काट सकते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं है, मेरे पास नलिटी जो है इस लीनियर ऑपरेटर की वो 1 आई है, इसका मतलब जो नल स्पेस है वो स्पैन हो रहा है एक ही वेक्टर से, राइट, एक वेक्टर से स्पैन हो जा रहा है। तो इसलिए मैं ये ऑप्शन नहीं काट सकती हूँ, क्योंकि मुझे एक थ्योरम पता है कि अगर मेरे पास v1 v2 v3 अप टू vn वेक्टर किसी स्पेस को स्पैन कर रहे हैं, तो मैं अगर उसमें से कोई और वेक्टर डाल दूं उस सेट में, यानी v1 v2 v3 अप टू vn कॉमा w, तब भी वो स्पैन करेगा। तो अगर एक वेक्टर से स्पैन हो रहा है तो हम इसलिए नहीं काट सकते, यहाँ पे मैं कुछ और डाल दूंगी वो तब भी स्पैन करेगा। बट लॉजिक क्या है ये गलत होने का, क्योंकि आप देखो इस वाले सेट की एक्स स्क्वायर माइनस 2x और 1 माइनस एक्स, ये दोनों पॉलिनोमियल्स li हैं आपस में। अब अगर ऑप्शन डी आप ट्रू कर देते हो, यानी कि नल स्पेस स्पैन हो रहा है इन दो वेक्टर से, और ये दो li भी हैं, अल्टीमेटली ये क्या बन जाएंगे, ये दोनों वेक्टर मिलके नल स्पेस की बेसिस बन जाएंगे, मतलब नल स्पेस की डायमेंशन 2 आने लगेगी, तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा फैक्ट कि हमने नलिटी 1 निकाली है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, इसलिए नहीं काटा है कि एक वेक्टर से स्पैन होगा नलिटी 1 है तो काट दिया, नहीं, एक से स्पैन हो रहा है तो उससे ज्यादा भी डाल दोगे तब भी स्पैन होगा। बट गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये li है, स्पैन अगर आपने ट्रू कर दिया तो स्पैन तो बना ही दिया, ये दोनों li है, और कोई भी स्पैनिंग सेट जो li हो जाए तो वो बेसिस बन जाएगा, तो ये बेसिस बन जाएगा नल स्पेस की, तो डायमेंशन 2 आ जाएगी, बट है नहीं डायमेंशन 2, इसलिए काटा। तो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली आंसर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है, आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालो, उससे रैंक निकालो, जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक होगी। ठीक, फिर रैंक नलिटी थ्योरम लगा के आप नल स्पेस की डायमेंशन यानी नलिटी निकाल लो, तो 1 1 ऑन टू नेचर पता लग गया। उसी की इमेजेस से, जो बेसिस है उसकी इमेज से, जो आपने मैट्रिक्स बनाई है उसकी हेल्प से आपको रेंज स्पेस किन से स्पैन हो रहा है ये भी पता लग जाएगा। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज द बेस्ट वे टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन ठीक थे वो था सी, और 2015 में 2 मार्क्स में सेक्शन ए में पूछा गया था। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया है वो ये है कि P हमारे पास एक रियल मैट्रिक्स है 4x6 ऑर्डर की, Q एक रियल मैट्रिक्स है 5x4 ऑर्डर की, रैंक ऑफ Q आपको गिवन है 4 एंड रैंक ऑफ QP आपको गिवन है 2, तो आपको रैंक ऑफ P मैट्रिक्स पूछा है। ठीक है,
अब क्यूपी मैट्रिक्स का जरा देख लो क्या है, 5x4 एंड दिस इज 4x6, यानी ये ओवरऑल 5x6 के मैट्रिक्स है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है अभी बताऊंगी। जब कभी भी प्रोडक्ट की रैंक के बारे में बात करनी होती है ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका होता है, और वो क्या है, सिल्वेस्टर क्राइटेरिया अपनाना, है ना। सिल्वेस्टर क्राइटेरिया अपनाने से क्या होगा, आपको सब कुछ साफ साफ दिखेगा। क्या है ये, रैंक ऑफ QP इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ Q कॉमा रैंक ऑफ P, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, रैंक ऑफ Q प्लस रैंक ऑफ P माइनस n। अब सवाल ये है कि ये n क्या होता है, n वो फैक्टर है जिसकी वजह से इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाया है, यानी ये दोनों कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाए। अगर आप देखो Q मैट्रिक्स थी 5x4 की, P थी 4x6 की, मल्टीप्लाई क्यों हो पाया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, यहाँ नंबर ऑफ रोज 4 है, तभी पॉसिबल है। तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, यानी n is a factor because of which these two matrix becomes conformable for matrix multiplication. Suppose Q matrix होता 5x5 का, P matrix होता 5x8 का, तो यहाँ पे फिर फॉर्मूले में n की वैल्यू हम 5 रखते, क्योंकि इस 5 की वजह से मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो पाया, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में अपने को सारी चीजें रख देनी है। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। अब रैंक ऑफ Q आपको गिवन है 4 है, रख दो आप। रैंक ऑफ P माइनस n की वैल्यू आपने देखा कन्फर्मेबल हो पाई है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ दिस 4, वो रख दो। रैंक ऑफ QP ये आ गया, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 4 कॉमा रैंक ऑफ P, ठीक है। अब ये तो 4 से 4 कैंसिल आउट होके रैंक ऑफ P बच गया, एंड लेस देन इक्वल टू Q ऑफ P, और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, मिनिमम ऑफ 4 कॉमा रैंक ऑफ P, ठीक। अब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, यहाँ पे 4 का ऑर्डर जो है 4x6, तो रैंक ऑफ P जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 ही हो सकता है, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं। और रैंक ऑफ QP को मैं 2 लाना चाहती हूँ, तो मेरे पास रैंक ऑफ QP जो है ना, वो 2 कैसे बन सकता है, वो तभी बन सकता है जब ऐसा कुछ बन जाए। अगर ऐसा बन गया तो मैं कंक्लूड कर दूंगी कि रैंक ऑफ QP जो है वो 2 हो जाए। तो रैंक ऑफ QP 2 कब हो सकता है, जब रैंक ऑफ P यहाँ 2 हो जाए, तो ये 2 हो जाएगा, तो मिनिमम 2 चूज कर लूंगी, तो इस लाइन पे पहुंच जाऊंगी कि नहीं पहुंच जाऊंगी। तो इस सिल्वेस्टर क्राइटेरिया को यूज करके मैंने डिसाइड किया क्या, कि मेरे पास जो रैंक ऑफ QP है वो 2 तभी आएगी जब रैंक ऑफ P 2 हो। तो रैंक ऑफ P कितनी आ जाएगी, 2। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, और ये आया था 2 मार्क्स में न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। तो सिल्वेस्टर क्राइटेरिया जिनको नहीं पता हो वो यहाँ से देख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस के लिए हम ये सिल्वेस्टर क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है। और ये n कॉमन फैक्टर होता है जिसकी वजह से 2 मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो पाता है।